हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के समक्ष आ चुका हूं क्लास टेंथ के फिजिक्स के पहला चैप्टर यानी प्रकाश का परावर्तन को लेकर। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन, चुने हुए क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के बोर्ड के परीक्षा को तो क्लियर करेंगे ही, साथ साथ आपके भविष्य के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी हो जाएंगी इसी के साथ साथ अच्छे से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दिए, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे ना तो एक लाइक भी कर दीजिए। चलिए अब मैं बता रहा हूं पहला क्वेश्चन आप लोगों को। चलिए अब क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आपको बताते हैं। चलिए, आप क्रम का ध्यान नहीं दीजिएगा, क्रम का ध्यान आप लोग नहीं देंगे, आप लोग केवल क्वेश्चन के प्रैक्टिस, क्योंकि यहां पे मैंने पीडीएफ जो बना रखा है उसमें थोड़ा क्रम इधर उधर हो गया है, तो इसलिए चलिए अब पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में है प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी है किरण पुंज, ऑप्शन सी है प्रद्युप्त और ऑप्शन डी है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर ना ये डी होगा, ना सी होगा और न ए होगा। इसका राइट आंसर होगा प्रकाश किरण पुंज यानी किरण पुंज। इसका राइट आंसर क्या होगा? किरण पुंज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न आपके लिए, अगला प्रश्न चलिए चलिए अब बताते हैं। ये अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन होगा, यहां 25 नंबर टाइप हो गया, ये मिस्टेक से है, ठीक है, यानी कि क्रम नहीं है, इसका क्रम से सजाया नहीं गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है? किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है? तो इसका राइट आंसर होगा काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनेगा? केवल काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब अगर कहा जाए तो अवतल लेंस के द्वारा बनेगा। किसके द्वारा बनेगा भाई? अवतल लेंस के द्वारा। तो अवतल लेंस यानी अवतल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, तो अवतल इसका क्या हो गया भाई? राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। अगला प्रश्न है ये 24 नंबर नहीं है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो चलिए बताते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। यहां पे ए में है, ऑप्शन ए में अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में है अवतल लेंस और ऑप्शन डी में है उत्तल लेंस। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा, एक तो पहले बात समझने वाली है कि यहां पे सूक्ष्मदर्शी यंत्र है। क्या है भाई? सूक्ष्मदर्शी यंत्र। तो जब सूक्ष्मदर्शी यंत्र होगा विद्यार्थियों, उसमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र में दर्पण नहीं लगता है। दर्पण तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए, 2 ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए। अब बताइए तो क्या लगता है भाई? लेंस लगता है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र में क्या लगता है? लेंस लगता है। और सूक्ष्मदर्शी यानी छोटे चीज को, छोटे जंतुओं को, छोटे वस्तुओं को बड़ा करके देखने वाला, तो ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस इसका राइट आंसर होगा। अवतल लेंस इसका राइट आंसर होगा, ये उत्तल लेंस नहीं होगा, गलत होगा, ठीक है। कौन सा आंसर राइट होगा? उत्तल लेंस इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण क्या है? तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण क्या है? बात समझिए, यहां पे आया है क्वेश्चन प्रकाश के परावर्तन से।
तो ये कोई समतल, अगर ये कोई समतल क्या हो गया भाई, ये कोई समतल अगर दर्पण हो गया, समतल सतह हुआ, तो यहां क्या होता है, कोई प्रकाश की किरण अगर यहां पे आके किसी बिंदु P पे टकराती है, यानी कि ध्रुव पे टकराती है, यह आपतित किरण हो गई। और यहां से उसके बाद परावर्तन के बाद कोई प्रकाश की किरण लौटती है, यानी अब इसके बीच लगे अभिलंब को, इस बीच बने अभिलंब को क्या कहते हैं भाई, लंब को क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि निर्गत किरण, क्या बोला गया है, निर्गत किरण। तो निर्गत किरण ये हो गया आपतित किरण, और ये प्रकाश के बाद टकराने के बाद जो किरण निकल रहा है ये कौन सा हुआ भाई, निर्गत किरण। और अभिलंब यानी कि ये वाला कोण, तो इस कोण को कौन सा कोण कहा जाएगा, इसको निर्गत कोण कहा जाएगा, निर्गत कोण कहा जाएगा। कौन सा कोण, निर्गत कोण, या फिर निर्गत कोण, निर्गत कोण ये भी सही होगा, निर्गत कोण भी सही होगा, ठीक है। और इसके बाद इसको परावर्तन कोण भी कहा जाएगा, परावर्तन कोण भी कहा जाएगा। ये दोनों ऑप्शन सही है, यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। निर्गत कोण भी कहा जा सकता है और परावर्तन कोण भी कहा जा सकता है। ज्यादातर आपको परावर्तन कोण देखने को मिलता है, निर्गत कोण बहुत कम। यहाँ पे ऑप्शन इसमें होना चाहिए ए, और यहाँ पे सी और बी और सी दोनों होना चाहिए, डी में सी, बी और सी दोनों होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा ये भी राइट होगा, ये भी राइट होगा, यानी कि अगर इसको हम काट दें तो यहाँ पे डी में अगर लिख दें कि बी और सी, तो ये हो जाएगा बी और सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अब अगला क्वेश्चन है आपका कि 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी, नहीं फोकसांतर क्या होगी, फोकस अंतर। 2D अगर लेंस की क्षमता 2D है तो इसकी फोकसांतर क्या होगी, तो फोकसांतर जब 2D कहेगा, जब लेंस की क्षमता 2D होगा तो फोकसांतर क्या होगा भाई, ये बताना है हम लोगों को। अगर लेंस की क्षमता अगर कहा जाए कि क्या है भाई 2D है, तो फोकसांतर यानी अगर लेंस के क्षमता को कहें तो 1 क्या हो जाता है, P, 1/P अगर पावर हो गया 2D, पावर क्या हो गया 2, और लेंस की क्षमता किसी भी मनुष्य को देखने के लिए 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए, यानी कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 25 दूना 50, क्या हो जाएगा 50, यानी कि 50 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए यह है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ध्यान से समझिए। किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है। अब यहां पे आ गया भाई क्या कि फोकसांतर, क्या आया फोकसांतर, किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर क्या है 50 सेंटीमीटर है। उसी क्वेश्चन का जो अभी पूछा गया था, उसी क्वेश्चन का ये विपरीत वाला क्वेश्चन है। अब देखिए यहां क्या बोल रहा है कि उत्तल लेंस का फोकसांतर कितना है 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो उसकी क्षमता क्या होगी, लेंस की क्षमता क्या होगी, ये बोला 50 सेंटीमीटर। अगर किसी भी लेंस की क्षमता अगर 50 सेंटीमीटर हो गया, किसी लेंस की क्षमता अगर 50 सेंटीमीटर हो गया, लेंस की क्षमता, जरा समझिएगा, समझने वाला बात है कि अगर लेंस की क्षमता कितना हुआ 50 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता 50 सेंटीमीटर हुआ, तो इसको क्या करोगे भाई कि इसका अब हमें ज्ञात करना है। लेंस की फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर हुआ तो लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। अरे भाई कॉमन सी बात है, एकदम आसान बात है, समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे अगर किसी सामान्य व्यक्ति को अगर देखना हो तो कितना डिस्टेंस पे देखेगा, बताइए कितना डिस्टेंस पे देखेगा,
25 सेंटीमीटर पे। अरे 25 से बिल्कुल काट दो, काट दिया गया। कितना आया भाई? 2 सेंटीमीटर। अब दो आया। अब डायऑप्टर में हम ये देखेंगे कि डी इसमें प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे प्लस होगा। क्यों प्लस होगा भाई? क्योंकि यहां किस लेंस की बात हो रही है? किस लेंस की बात हो रही है मित्रों? कौन सी लेंस? एक मिनट। हाँ, कौन सी लेंस की बात हो रही है? तो यहां पे उत्तल लेंस की बात हो रही है। कौन सी लेंस की बात हो रही है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होनी चाहिए, क्षमता जो होनी चाहिए, प्लस में होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल एकदम इजी मूवमेंट में आपको समझा रहे हैं। एकदम लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा मेरे वीडियो को, ठीक है। चलिए आ गए अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बताइए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है भाई? 10 सेंटीमीटर। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या अभी हमने मतलब कि अपने ऑफलाइन के बच्चों को तो पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव चल रहा है। चलिए आप बता रहे हैं, यहाँ पे कंसेप्ट भी समझा दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है भाई? फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दे रहा है। वक्रता त्रिज्या का पूछ रहा है कि वक्रता त्रिज्या की क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है। इतना ध्यान रहे कि हमको फॉर्मूला क्या मिलता है? एफ बराबर आर बाई 2। एफ बराबर आर बाई 2। बताइए, एफ बराबर आर बाई 2 वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देन क्या करेंगे? यहां पे समझ लीजिए कि यहां पे क्या दिया है? फोकस दूरी दिया है। फोकस दूरी यानी कि ये 10 सेंटीमीटर। यहां फोकस दूरी के सामने लिखेंगे, हमको निकालना है वक्रता त्रिज्या। और ये दो जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जाके इधर मल्टीप्लाई होगा। यानी कि आर बराबर क्या हो गया? बता दीजिए जरा। 20 सेंटीमीटर। आर बराबर क्या हो गया दोस्तों? 10 दूना 20 सेंटीमीटर। आर बराबर 20 सेंटीमीटर हुआ। इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल आसान वे में इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न है आपका ये वाला प्रश्न। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। क्या साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है इसमें से बताइए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। साइड मिरर मतलब कि किसी भी गाड़ी के, किसी भी वाहन के साइड मिरर के रूप में कौन सा क्या पाया जाता है? कौन सा दर्पण होता है या लेंस होता है, ये बताइए। चलिए ऑप्शन ए में दिया है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया है उत्तल लेंस और ऑप्शन डी में दिया है प्रिज्म। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ना प्रिज्म होगा, ना उत्तल लेंस होगा, ना अवतल लेंस होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या होगा भाई? उत्तल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं आप लोगों के लिए। अब है अगला प्रश्न है। चलिए 20 ये क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर थोड़ा गड़बड़ हो गया इसमें। अब से टाइप होगा तो अच्छे से टाइप होगा। चलिए अब फोटोग्राफी कैमरे के अभिदृश्यक होता है। अभिदृश्यक, फोटोग्राफी कैमरे के अभिदृश्यक होता है। बताइए कौन सा लेंस होता है भाई? कौन सा लेंस? तो ये इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। बाकी सभी गलत है। इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न आपका, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। बताइए जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। कहां पे भाई? बताइए कहां पे? अभिलंब से दूर। ये तो होगा नहीं भाई, गलत हो गया ये।
अविलंब के समांतर, ये भी नहीं होगा, सी नंबर भी गलत है और डी तो होगा ही नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, अविलंब से निकट। अविलंब से, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करेगी, हवा से ये हो गया स्लाइड, यहां हवा से कांच में प्रवेश कर रही है, तो हवा में तो अब कांच में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर, यानी कि इन अभिलंब के निकट इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, ये के है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी है 4। तो ये ऑप्शन डी भी सही नहीं होगा, सी भी सही नहीं होगा और ए भी सही नहीं होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। चलिए आपका अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण से है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बताइए किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण से। तो ए में दिया है समतल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में उत्तल दर्पण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिए, बिल्कुल आसान है, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो ये समतल दर्पण में तो नहीं होगा मित्रों, ठीक है, और ये उत्तल दर्पण में भी नहीं होगा। तो कौन से दर्पण में होगा, अवतल दर्पण इज राइट आंसर, अवतल में होगा, अवतल में होगा, किस में होगा भाई, अवतल में होगा। चलिए तो आज वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए आज के लिए इतना ही बताएंगे और इसके बाद अगले क्लास में बताएंगे। चलिए धन्यवाद।